चलिए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 9वीं का गणित। और गणित का ये पहला चैप्टर हम लोग आज देखेंगे। और पहला चैप्टर में आते हैं हम लोग संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कई अध्याय हैं जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की प्रश्न, संख्या संबंधित प्रश्न मिलते हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो अभ्यास में जो प्रश्नोत्तर दिया हुआ है उसे हल करने की काबिलियत हमें पहले हासिल करनी होगी। आप अगर अपनी काबिलियत पहले हासिल करेंगे तो तब आपका वहाँ एक एक्सरसाइज होगा कि आपने कितना सीखा है। समझ रहे मेरी बात को? अक्सर हाँ छात्र क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स क्या कराते हैं, पूर्वाभ्यास को या उसकी भूमिका की जानकारी दिए बगैर डायरेक्ट प्रश्नावली में प्रवेश कर जाते हैं। जहाँ प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को बच्चे बनाने के लिए बैठते हैं। भूमिका तो है नहीं तो टीचर को पहले बताना होता है, उसी को नकल करके एक आध प्रश्न बच्चे बनाते जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, फिर टीचर बताते जाते हैं। असल ये नहीं है। असल में ये है कि इस चैप्टर से पहले जो भूमिका दी गई है, आप एनसीईआरटी का बुक उल्टाओ या किसी भी स्टेट बोर्ड का बुक उल्टाओ, आप उसमें देखेंगे कि भूमिका पहले होती है। यानी उसके बारे में पहले विशेष जानकारी होती है, उनके बारे में कुछ साधित उदाहरण होते हैं जहाँ बच्चे उसे करके भी सीखते हैं। अभ्यास जो है, प्रश्नावली जो है ना, उसमें तो बच्चों ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन करेंगे ना। समझ रहे हैं? हालांकि हम आपको भूमिका से लेकर के प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों तक हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, समझाएंगे आपको बारीकी से। हर एक प्रश्नों को केवल सोल्व करना ही मेरा दायित्व नहीं है, बल्कि आपके मन मस्तिष्क में बातों को बैठाना जरूरी है। समझ रहे हैं? मैं ये काम यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों से ये एक निवेदन होगा कि इसका अगर 100% लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ जब हम लोग काम करते हैं तो समय समय पर कुछ बातें बताते हैं, उन बातों को आप ध्यानपूर्वक पालन करेंगे। एक बात तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो भी वीडियोज बनाई जा रही है, जो आपके लिए अवेलेबल हो रही है, उससे आप एकाग्रचित होकर के देखो भैया। अब यहाँ देख भी रहे हैं, उधर गाना भी सुन रहे हैं, उधर बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, घर में और बातें कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप जब पढ़ने के लिए, जैसे विद्यालय में कक्षा में आप पढ़ते हो ना, पूजा मंदिर में जैसे पूजा करने के लिए जाते हो ना, बिल्कुल यहाँ भी आपको कंसंट्रेट होकर के मन को एकाग्रचित करके बैठना है पढ़ने के लिए। और तब आपको जो यहाँ बताया जाएगा, जो विधि बताया जाएगा, उस विधि को अगर आप पालन करेंगे, जो रास्ता बताया जाएगा उसका जब पालन करेंगे, तब आपको 100% लाभ मिलेगा। तो कंसंट्रेट होना पहला विधि है, आपको वहाँ रखना है। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ किसी शब्द को अगर रिपीट किया जा रहा है ना, जो जो शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, उस शब्दावली को भी आपको मुंह से, जुबान से बोलना होगा। जिस किसी सिद्धांत को अगर बार बार बोला जा रहा है उससे बोलना भी होगा, ये ध्यान रखना है। हमारी पद्धति है कि मेरा मानना ऐसा है कि ब्रेन जो है ना, वो शब्दों को ज़्यादा याद नहीं रख पाता है, उसके लिए बार बार रिहर्सल करनी होती है, फिर भी वो स्थायित्व प्रदान करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। लेकिन अगर मानचित्र बनना हो तो एक ही बार में याद हो जाती है। प्रैक्टिकल भी आप समझेंगे बातों को कि जब बच्चे को कोई कहानी सुनाया जाता है, एक ही बार में याद हो जाता है। अब कोई सिद्धांत रटने के लिए एक लाइन का भी परेशानी होती है। तो मानचित्रण का काम होता है, वो मानचित्रण का काम हम यहाँ करते हैं कि आपकी समझ इस तरह से विकसित हो, एक आपके मन मस्तिष्क में एक मानचित्र बने कि वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाए, सब दिनों के लिए अवधारणा याद हो। उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूरी आपको याद रहनी चाहिए हमेशा के लिए। किसी भी तरह से पूछे तो आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना नहीं है, मस्तिष्क में ढूंढना है, जवाब दे देना है, अपने शब्दों में जवाब दे देना है। समझ रहे मेरी बात को? तो आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ सही तरीके से काम करेंगे। मैंने अभी 2 बातें बताई है, उन 2 बातों को पालन करेंगे। पहली बात, कि आप कंसंट्रेट होकर के इस वीडियोज़ को देखेंगे। दूसरी बात, कि आप अपने आप को 100% लगाएंगे। 2 बातें, 2 बातें। 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 2 बातें
अब नोट करने के नहीं लग जाना कि फटाफट नोट करते हैं, सर बोल रहे हैं हम नोट कर रहे हैं, ये नहीं करना भैया। ये ध्यान रखना, नोट करने के चक्कर में सुनने का काम मत छोड़ना, देखने का मत छोड़ना। नोट करने की जरूरत होगी, लगे तो बाद में उसको पॉज करके पेज समाप्त होने लगे तब नोट कर लेना आप, लेकिन उसकी नौबत नहीं भी आएगी अगर आप ध्यान से देख लोगे तो। समझ रहे हैं। दूसरा बात मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिन शब्दावली को मैं बार बार दोहराऊँ उसे आप भी दोहराओगे दोहराओगे दोहराओगे। ओके, चलते हैं भूमिका। देखिए, संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों को पूर्व की कक्षाओं में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। यहाँ हम लोग जो है एक बार रिवीजन करेंगे उसका। पहली बात कि संख्या आप जानते हो किन किन रूपों में, तो संख्या आप जो जानते हो ना, वह संख्या दो रूपों में आप जानते हो। क्या? ये धनात्मक संख्या और दूसरा क्या है, तो ऋणात्मक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या की चर्चा का दिमाग में आ रहा होगा, उसे अभी रुकने दो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर आप बर्दाश्त करना। धनात्मक संख्या भी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार, धनात्मक संख्या वैसी संख्या होती है ना जो जिसके पीछे में प्लस चिन्ह होता है, जैसे 2 + 2 + 3 है ना, +4 +6, कुछ भी लिखो ना, +100 कुछ भी लिखोगे, अगर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो ये धनात्मक संख्या है। रिमाइंड करने के लिए एक बार बता दूं कि जितने जगह ये प्लस की संख्या चिन्ह लिखी हुई है, सीधे तौर पर जब संख्या लिखी जाती है तो उसके पीछे प्रश्न चिन्ह नहीं लिखी जाती है। अपने आप समझ जाओ कि ये धनात्मक संख्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? जी हाँ, ये जैसे प्लस चिन्ह है इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। आप सीधे जब बोलोगे 100 तो ये क्या है, 100 धनात्मक संख्या है। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा ऋणात्मक में नहीं होता है। ऋणात्मक जब आप 2 लिखोगे तो 2 मतलब धनात्मक हो चुका है ना, पहले बता चुके हैं ना। अगर पीछे में प्लस का चिन्ह है तो धनात्मक है ही, ध्यान देना। अगर प्लस का चिन्ह नहीं भी है तो भी ये धनात्मक है, समझो बात को। लेकिन ऋणात्मक में यहाँ माइनस रहेगा तो ही ये ऋणात्मक होगा। यहाँ कुछ कोई चिन्ह नहीं फिर भी धनात्मक, और यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा तभी ये ऋणात्मक होगा। तो -2 रहे या फिर -3 रहे या -4 रहे, ये अलग अलग संख्या हैं, या माइनस कुछ भी आप लिखो, -12 रह जाए, -24 रहे, -200 रहे, कुछ भी रहे, जो अगर माइनस लगा हुआ है तो ये संख्याएं ऋणात्मक है। ठीक है? प्लस वाला में मैंने बताया, एक बार रिपीट करता हूं कि जिस संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं होता है वह चिन्ह भी धनात्मक चिन्ह होता है ना। सीधी संख्या अगर लिखते हैं 2, 5, 6, 8, 12, ये सभी धनात्मक संख्या, ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या। धनात्मक पॉजिटिव भी लिखते हैं, प्लस का चिन्ह भी लगा दे, पॉजिटिव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर ऐसे भी लिखते हैं भैया। कुछ इंग्लिश भी सीखना आवश्यक है, आप समझना चाहिए आपको। व्यवहारिक जो है वो इंग्लिश टर्म को भी सीखने बिना अब नहीं संभव है चलना, इसलिए सीखना चाहिए। निगेटिव संख्या क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, -6, -5, -12, -14, कुछ भी, लेकिन माइनस चिन्ह तो लगा हुआ है ना, तो ये हो गया ऋणात्मक संख्या। यानी इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये संख्या क्या है, तो ये है निगेटिव नंबर। ये क्या है, निगेटिव, ये निगेटिव है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आप लोगों ने सीख लिया। मैंने यहाँ एक बात बताया कि धनात्मक के पीछे में प्लस रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्लस का चिन्ह कहाँ आवश्यक होता है वो थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए प्लस का चिन्ह कहाँ होगा, जैसे 2 और 5 को जोड़ना है, इसके बीच में तो चिन्ह चाहिए ना,
तो डालेंगे प्लस, तब ना समझेंगे कि 5 और 2 को जोड़ना है तो 7 होगा। यूं अगर 2 को आप 5 छोड़ दिया तो ये हो समझ के यही 25 न पढ़ा जाए। ऐसा कहीं बिंदु रहे तो गुना का चिन्ह हो जाए, अगर गुना का चिन्ह रहेगा तब गुना करेंगे। तो ऐसा नहीं कि खाली रह जाएगा, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं देंगे, कोई संख्या नहीं देंगे, नहीं, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं देंगे, यहाँ चिन्ह देना ही होगा। अगर प्लस करना है तो सीधे 2 और 5 लिख दोगे तो गलती हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? जब अलग अलग संख्या लिखते हैं तो कॉमा दे देकर लिखते हैं, यहाँ चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, पॉजिटिव संख्या कहलाता है ये। लेकिन माइनस चिन्ह में माइनस चिन्ह देना ही होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसका आगे की बात। इन संख्याओं से आप लोगों ने खेला है भैया पहले भी। किस रूपों में? एक संख्या रेखा पर, मान लिया हमारा क्या है, एक रेखा है और इस रेखा में यह एक पॉइंट है 0। इस 0 में अगर हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे तो यह पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव याद नहीं रहेगा, याद रखो ना, धनात्मक, धनात्मक इधर जाते हैं, बढ़ती जाती है संख्या का मान। 0 से यहाँ, ये 0 से इधर जाएंगे धनात्मक, इधर जाएंगे तो माइनस चिन्ह होगा भैया, निगेटिव वाला होगा, यानी ऋणात्मक। समझ रहे हैं? कहने का मतलब कोई स्केल लेते हैं, मान के चलिए एक स्केल है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए फिर लिखते हैं 7। अच्छा, इधर जब जाएंगे तो इस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। कहने का मतलब अब देखो, आप यहाँ आगे बढ़ते हो तो 1 2 3 4 आगे क्यों बढ़ते जाते हो, और आगे एक एक आगे बढ़ते हैं, मैंने +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1, तब ना 0 में एक जोड़ा तो 1, 1 में एक जोड़ा तो 2, 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 में जोड़ा तो 4, 4 में जोड़ा तो 5। इधर इधर तो ध्यान दो भैया, इधर से देखो ना, यहीं से देखो ना, दिशा जो ऐसे है, सो 7 में से 1 घटाओगे तो 6, 6 में से घटाओगे तो 5, 5 में से घटाओगे तो 4, इधर जाओगे तो 1 घटता जाएगा, निगेटिव होता जाता है, घटता जाता है, इधर जाओगे तो बढ़ता जाता है। तो यहाँ 0 से इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये बढ़ता है क्या? नहीं नहीं, ये घटता है। कैसे घटता है थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। देखिए भैया, -1 और -2 दो संख्या है, इस दोनों में कौन बड़ा है? बताओ बताओ। देखो, -1 बड़ा है, ये है बड़ा, ठीक है। ये चिन्ह क्या है? बड़ा वाला। ये भी ध्यान नहीं आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, ठीक है, समझिए भैया, ये चिन्ह है बड़ा का, ये चिन्ह है छोटा का। देखो, बड़ा छोटा याद नहीं रहे तो एक और तरीका मैं बताता हूं, यहीं पे देखते हैं। देखिए, ये मुंह छोटा है ना, तो ये हो गया छोटा वाला, ये मुंह बड़ा है, ये हो गया बड़ा वाला। तो जो मुंह खुला हुआ है, बड़ा है, जिधर रहेगा ये खुला हुआ संख्या के तरफ, वो हो जाएगा बड़ा। जैसे हम लिखते हैं 7, ठीक है, और इधर मुंह इसका यहाँ है 5, तो ये बड़ा है, तो बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ लिखना होगा ना, खुला हुआ मुंह लिखेंगे 7 ना, समझ रहे हैं ना, ये खुला हुआ मुंह लिखेंगे 7। तो ये बड़ा का चिन्ह ऐसे देते, जिधर ये मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा लिखना है। तो यहाँ हम बता रहे थे, यहाँ जाइए, बड़ा छोटा भी सिखा दिया मैंने, है ना। जानते भी होंगे, जानता हूँ बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें ट्यूशन क्लास में भी इतनी बारीकी से समझाने के लिए टीचर के पास में समय नहीं होता है, वहाँ तो घंटों के हिसाब से मीटर चलता है भैया। 1 घंटा टाइम देंगे टीचर, तब उनको आपको ट्यूशन फी देनी होती है।
अब उस बैच में बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर ये जानते हैं, अब ये जो बताने लगे तो बच्चे हल्ला करेंगे। भैया ये भी जानना जरूरी है, हर बच्चों को, आपके भी जानते हो फिर भी थोड़ा सा और समझो ना, क्या दिक्कत है। चलिए, तो बड़ा, इधर बड़ा संख्या कह रहे थे ये कि इधर जब हम बढ़ते हैं यूं 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 तो घटता जाता है, यानी -2 छोटा है -1 से, और सीधे कहें 1 अब बड़ा है 2 से। जब धनात्मक होता है, ध्यान दो, जब धनात्मक होता है तो 2 संख्या ये बड़ा है 1 से, ये आप जानते भी हो। भैया 5 बड़ा कि 6 बड़ा, तो 6 बड़ा, 4 बड़ा कि 9 बड़ा, तो 9 बड़ा। लेकिन जब ही इसमें ऋणात्मक लग जाए ना, माइनस चिन्ह लग जाए, माइनस चिन्ह लग जाए, तब क्या होगा, ये बेचारा चिन्ह जो है ना सीधा कहेगा हम पलटी मारेंगे। भैया हम इसको नहीं मानते हैं, हम सीधा क्या करते हैं कि यही बड़ा होता है। अब इसको नहीं समझ पा रहे हो आप, हम समझा रहे हैं। कैसे समझाते हैं, देखिए भैया आपके पास में 5 रुपया कर्जा है, ठीक है, और आपका दोस्त है ना वो 6 रुपया कर्जा है, दोनों में कौन धनी है बता। जो 5 रुपया कर्जा वाला है वो धनी है कि 6 रुपया कर्जा है वो धनी है। भैया 5 रुपया वाला गरीब तो दोनों हो, 5 रुपया कर्जा है इसको 6 रुपया कर्जा है, तो जिसको कम कर्जा है वो तो धनी हो गया ना। वो 5 रुपया कहीं से कमाएगा, उसको दे देगा, चुका देगा, कहेगा मैं अब किसी का गुलाम नहीं हूं, मैंने चुका दिया कर्जा। इसको चुकाने के लिए 6 रुपया चाहिए ना, कहते भाई ये ज़्यादा गरीब हुआ। यानी गरीब मतलब ये छोटी संख्या हुई, ये छोटी, जो गरीब है वो छोटी संख्या हुई। ये 6 ज़्यादा गरीब है ना, तो ये छोटी संख्या हो गई। छोटा मुंह बतरफ छोटी संख्या, बड़ा मुंह तरफ बड़ी संख्या, है ना। तो संख्या रेखा पर जब आप दाहिनी ओर, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, दाहिनी ओर, ध्यान रखो ना, दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है, तो संख्या का मान बढ़ता है। समझ रहे हैं, दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो संख्या का मान बढ़ता है। और यदि बाईं ओर चल दिया तो क्या होगा, बाईं ओर बढ़ने पर संख्या का मान घटता है। समझ रहे हैं, बाईं ओर संख्या मान घटेगा, आगे दाहिने ओर जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा। बड़ा चिन्ह छोटा चिन्ह सिखा दिया, बड़ा मुंह वाला बड़ा चिन्ह, छोटा मुंह वाला छोटा चिन्ह, है ना। 2 अगर ऋणात्मक संख्या होती है तो जो छोटी संख्या है ना दिखने में वो बड़ी संख्या होती है। यानी -5 और 6 में, -5 और -6 में, -6 छोटी है, -5 बड़ी हो जाती है। लेकिन माइनस चिन्ह नहीं रहे तो 5 बड़ा नहीं 6 बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। समझ रहे हैं, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब सिखाते हैं आपको संख्या का अगला खेल। अगला खेल क्या है, आप लो एक भैया झोली, इस झोली में क्या करना है, तो इधर से चलना, आप संख्या उठाते जाना। देखो क्या सब उठाओगे आप, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ एक झोली लेके चलते हैं, 0 से आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट उठा लो, क्या उठा लोगे, तो 1 उठा लो ना, ये संख्या उठा लो, उठा लिया, ये भी 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 उठा लिया। मतलब क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 उठा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 उठा लिया, तो क्या उठाया आप सो बता दे। अब हम नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो ना, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसका, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको दिखाते हैं, डिनोट करते हैं n से। ठीक, n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, यानी बोल n से दिखाते हैं। कहीं n लिख देंगे समझ लेना नेचुरल नंबर है। n प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, भैया n नेचुरल है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n से दिखाते हैं, है ना।
अब देखिए, गिनती प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या का क्या मतलब है भाई? गिनती का मतलब हुआ ना, गिनती आपने शुरू किया था सीखना, क्या सीखना शुरू किया था पहले? यहीं से शुरू किया था ना? बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सीखा था ना? तो ये जो आगे बढ़ते हो ना, जो गिनती की संख्या होती है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। क्लियर है? गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या। कौन चीज नोट करते हैं? एन से। बोलो ना, बोलो बोलो। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से सूचित करते हैं। एन से सूचित करते हैं। एन से, ये ध्यान रखना, एन से सूचित करते हैं, इसे डिनोट करते हैं एन से। याद रखो ना, सूचित करते हैं। कौन चीज से? एन से। आप इतना रफ नहीं लिखना भैया, आपने बता दिया प्राकृतिक संख्या एन, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखना बाद में, पहले याद कर लो। यहाँ पे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती से आपने इसको याद, उदाहरण क्या याद करना है? आप जो शुरू किया था ना पढ़ना, इस पढ़ाई जो शुरू किया था, तो आपने शुरू किया संख्या सीखना, जो शुरू किया वही तो है गिनती की संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चले आगे बढ़े। चलो देखो, आपने बैग में ये सब उठा लिया था, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा पीछे मुड़ो ना, आगे कितना जाओगे? 7 8 9 10 11, जहाँ जाओगे वहाँ सब संख्या मिलती जाएगी। एक संख्या यहाँ छोड़ दिया था आपने शुरुआत में, क्योंकि यहाँ तो सीखा भी नहीं था पहले। आप यहाँ क्या है देखो ना, ये है 0। तो 0 आपने तो सीखा भी नहीं था ना, कहो ना, आपने सीखा तो नहीं था 0 पहले। आपने सीखा था 1 पर 0 डालो, ठीक है। फिर बाद 1 पर 0 10 सीखा था, 0 सीखा बाद में। तो 0 अगर बाद में सीखा है तो कहने का मतलब ये है, अब लिख के बता देता हूं, देखिए। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का अंग्रेजी क्या होता है पता है? होल नंबर। होल नंबर। इसका जो W है, इसी W बाबू के कारण इसको डिनोट करते हैं W से। ठीक है, इसे W से सुनिश्चित करते हैं। अब परिभाषा क्या लिखेंगे? शून्य जो लिया बाद में, तो शून्य को मिलाकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो आप भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताओ। अब प्राकृतिक संख्या सीख चुका है आपने, जो गिनती की संख्या थी, इसमें 0 डाल दिया, हो गया क्या? पूरा। पूरी। पूरा कैसे हुआ? अब देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखने लग गया, तो ये 10 में कैसे लिखा बाबू? ये 0 नहीं रहता तो आप लिख लेता क्या? तो इस 10 को लिखने के लिए तो 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? जानते हो? पहले से उदाहरण सीख लेते हैं। देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जो लिखना हो लिखते जाइए। ये अनंत तक जाएगी, जितना आप गिन लेना, जितना आप गिन सकते हो सारा होगा। इसको जैसे कहते हैं, नहीं उदाहरण में। चलो देखो, बताए क्या कि दुनिया ने जब संख्या सीखना शुरू किया, तो वो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सीखा। अब 10 सीखबे नहीं किया, 11 में आ गया। यहाँ पर कुछ चित्र उत्र बना करके डाल देता था। लेकिन ये 0 कौन दिया पता है? ये शून्य जो है ना, वो इसको अच्छा सा लिखना भैया, देखो सा शून्य जो है ना, ये शून्य जो है 0, जिसको 0 बोलते हैं ना, 0। बताओ कौन दिया? भारत ने दिया। भारत ने
भारत ने दुनिया को सुन दिया। भारत ने दुनिया को सुनने दिया। जी हाँ, भारत ने दुनिया को सुन दिया। देने वाला कौन था पता है? नाम याद रख लो बेटा, ब्रह्म गुप्त। ये हमारे ऐतिहासिक विद्वान रहे हैं, गणिताचार्य रहे हैं। इन्होंने दुनिया को गिनती सिखाई थी पूरा करने के लिए। ये जीरो डालना, जीरो सिखाया था ब्रह्मगुप्त ने, जीरो डाला था, याद रखो। दुनिया को जीरो किसने दिया? तो भारत ने दिया। दुनिया तो एक गिनती शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ब्लैंक, खाली। भारत दिया कौन? ब्रह्मगुप्त। आज नहीं, ये जिंदगी के अंतिम सांस तक ये ब्रह्मगुप्त काम देगा आपको, आप भूलना नहीं। आपके इस अध्याय में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जीरो कौन दिया, लेकिन जिंदगी में आपको ये काम आएगा। आप इसे परमानेंट मेमोरी में डालो भैया, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा अभी तक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में को बोलते हैं गिनती की संख्या को, और उसमें जीरो डाल देते हैं तो हो जाता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्लियर है? आप बैग लेके उठाए थे, 1 2 3 4 5 गिन लिया था, अब जीरो को भी आपने शामिल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं ना? आपने जीरो को भी शामिल कर लिया है भैया, ये जीरो वाला को भी ले लिया आपने। अब क्या करोगे? देखो, पहले जब आप गिनती गिनते थे, 1 2 3 4 गिनते थे, और 1 2 3 4 गिनने में जीरो छूट जाता था, जीरो ले तो पूरा हो गया संख्या। अब संख्या पूरा हो गया। क्लियर है ना कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? अभी और कुछ बाकी है। अरे कहते हैं वो अमीर है, वो गरीब है, उसके पास में कर्जा है, ऋण है, इसके बारे में सोचा किसने? क्या नहीं सोचा ना? सोचना है भैया, सोचो। ये भी भारत का देन है। ये देखो ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या के बारे में बता दूं, इसको बोलते हैं इंटीजर। लेकिन इंटीजर याद रखो, इंटीजर दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत नहीं है, मतलब समझने का जो चीज़ है कि पूर्णांक संख्या को इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ हमने होल नंबर में W लिया, न प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में N लिया, सूचित किया। यहाँ लेते हैं हम लोग कौन चीज़ पता है? Z। अब Z क्यों लेते हो भैया? Z क्यों लेते हो? तो एक्चुअली ऋणात्मक संख्या, तो इसका ज्ञान दिया भारत ने दुनिया को। ऋणात्मक संख्या का ज्ञान दुनिया को भारत ने दिया। इसको भी लिखें हैं? चलो इसको भी लिख देते हैं। खिचड़ी हो गया, खिचड़ी। ऋणात्मक संख्या का ज्ञान भारत ने दिया, ठीक है। आप इसको याद रख लेना भैया। ऋणात्मक संख्या का ज्ञान किसने दिया? ये याद करने का चाहिए, याद हो गया। यहाँ खिचड़ी क्यों बनाओगे भैया? इसको यदि हटाना चाहे तो हटा दे, क्या दिक्कत है आपको? हैं? ऋणात्मक संख्या का ज्ञान भारत ने दिया है, इतना याद नहीं रहेगा क्या? चलिए ठीक है। अब हम लोग आ रहे थे जी पूर्णांक के बारे में बता रहे थे। पूर्णांक संख्या क्या हो गया? तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पूरा मिला दो तो हो गया पूर्णांक संख्या। क्या सब मिलाया? तो देखो, यहाँ से यहाँ क्या था? धनात्मक संख्या। यहाँ से यहाँ क्या है? ऋणात्मक संख्या। अब बीच में क्या आ गया? जीरो, है ना? तो लिख सकते हैं ना, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या कहलाती है। बनती है, छोड़ो ना, है तो बनती ही, लेकिन
पूर्ण संख्या कहलाती है ना। जैसे क्या हो गया, तो -1 -2 भैया, -1 0 1 2 3, जितना आगे जाओ, -2 से पहले -3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो ना। माइनस वाला ऋणात्मक और प्लस वाला धनात्मक और 0, 3 चीज बताया ना मैंने, क्या क्या बताया था, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और 0, देखो ना, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक तथा शून्य, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को मिला देता पूर्णांक संख्या हो गया, जेड लिखा। हाँ, ये कह रहे थे जेड क्यों लिखा गया, तो जेड की भी एक थोड़ी सी कहानी है भैया। जेड जो है ना, वो कह रहे थे ये कि ऋणात्मक संख्या को भारत ने दिया, लेकिन इसका प्रसार किसने किया, ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या का प्रसार बाद में जर्मन के द्वारा हुआ। आज जर्मनी में क्या है कि जर्मनी में क्या होता है ना कि ऋणात्मक संख्या को ले लिया, ऋणात्मक वाला लिया, निगेटिव लिया और 0 लिया और फिर पॉजिटिव ले लिया, है ना, पॉजिटिव ले लिया, इसको हटा दो और इसका नाम दिया जे हलान। ये जर्मन भाषा है। जे हलान में क्या होता है, जेहल में इसका मतलब होता है गिनना, जेहल मतलब होता है ना संख्या, इसका मतलब होता है संख्या। तो यहां जो जेड आया ना, इसी जेड को लेकर डाल दिया यहां पर जेड जो डाल दिया, इसीलिए जेड आ गया। यूं तो ये एन आया, यहां डब्ल्यू आया होल से, लेकिन यहां जर्मन के कारण ये जेड आ गया। इतनी कहानी बताने के पीछे मुझे एक ही काम था कि पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और प्राकृतिक संख्या को एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना, प्राकृतिक संख्या को एन से, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से और पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात जो समझने की मूल चीज थी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, शून्य मिला दिया तो पूर्ण संख्या हो गया, और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य यानी सब को यहां से यहां मिला दिया तो हो गया क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, हो गया कहानी, किस्सा खत्म? नहीं रे भैया, अब देखो ना, इस 1 और 2 के बीच में भी कुछ कुछ होगा। नहीं समझ में आया कैसे क्या क्या होगा, अभी दिखाता हूं। देखो अब ये क्या है, ये एक रूलर है आपका, है कि नहीं? अब देखो ना, यहां खेल बताते हैं। ये देखो, इसमें जो है वो अगर हम एक लाइन खींचते हैं, देखो यहां पर ये एक मोटी लाइन है कि नहीं है, ये मोटी लाइन है, यहां भी मोटी लाइन है, इसके बीच में ये जो छोटी छोटी लाइन है ना, इनका भी तो कुछ ना कुछ बीच में इस संख्या का मान होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? अब ऐसे समझो आप, ये देखो, ये जो 1 है और 2 है, इसके बीच में यहां कोई संख्या होगा कि नहीं होगा, बताओ? कि खाली ये रहेगा? ये यहां 1 और 2 आधा में है तो आधा संख्या नहीं होगा क्या? 1 और 2 का 1 और 1 में 1 जोड़ा तो 2, 0 से यहां आया तो 1 और यहां से यहां आया तो 2, तो यदि यही रह गए तो आधा दूरी तय किया तो आधा जुटेगा ना। आधा जुटने का मतलब हुआ कि 1 था पहले वाला, ये इसमें आधा जुड़ गया, यानी 1.1/2। और यहाँ 1 और 0 और 1 के बीच में क्या है, 1/2। समझ में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में 1/2 और 1 और 2 के बीच में 1.1/2 और 2 और 3 के बीच में 2.1/2, यानी 2 दूना 4 1 5/2। कहने की इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे 5/2। इसको क्या कहेंगे? 3/2। 2 का 2 और 1 3 हुआ ना, 3/2। ये सब जानते हो आप? कहने का मतलब इस सब का चर्चा तो मैंने अभी नहीं किया ना।
और भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। क्यों, यहाँ जाओ, ये स्केल में यह एक है, अब मान लो यह एक है और यहाँ एक है, इसके बीच में देखो ना कितनी लाइन है। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, गलती हो गई, फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में गए तब कितना बांट दिया हमने, 10 भाग में। अब ऐसे आ जाओ ना, यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आकर देखते हैं इसको, भगाओ इसको। यानी यदि यहाँ पर 1 है, यहाँ चलो यहाँ 0 है, यहाँ चलो -1 है और यहाँ 2 है। इस 1 और 2 के बीच में या 0 से 1 के बीच में यहाँ भी कुछ कुछ संख्याएं हो सकती है ना। अब इसकी गिनती तो हमने दिखा दिया कि 10 ठो, कोई जरूरी है 10? वो जो छोटका छोटका जो लाइन था, मतलब ये दोनों का जो बीच हो गया, ये दोनों का बीच में भी और जगह है, और भी कुछ हो सकता है ना। अब समझो, संख्या क्या संख्या रेखा पर सीमित है? नहीं भैया, बहुत ही संख्या है, बहुत ही संख्या है। लेकिन उस सब संख्या को हम दिखा कैसे सकते हैं? हमने यहां जो दिखाया था, देखो आप, यहां दिखाया था गिनती की संख्या 1 2 3 4। 1 और 2 के बीच में कौन संख्या है जो आप दिखाओगे? हैं? 1 और 2 के बीच में कौन संख्या दिखाओगे? कौन होता है बताओ? 1 के बाद 2 सीखा आपने गिनती में, है कि नहीं? नहीं भैया, कुछ संख्या और होती है जो क्या हो सकती है, वो हमें अब समझना है। क्लियर? हमें अब वो समझना है। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं, इनके बीच की जो संख्या होती है उनको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और एक और नाम है अपरिमेय संख्या। परिमेय जिसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, सीधा सीधी समझो, पक्का पक्की ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, एग्जैक्ट, पक्का पक्की, पक्के पक्की याद रखो ना, पक्का पक्की याद रख सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट, पूरे रूप से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, सही सही। इसका जब ज्ञात करेंगे, ज्ञात तो करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ अनुमाने रह जाएगा, पूरी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कमी रही जाएगा। अब क्या कमी है, क्या है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। चलिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक है ना। पीछे पहले एक बार रिमाइंड रख लो भैया, मैंने क्या बात, कौन कौन बातें बताई थी। प्राकृतिक संख्या, ये खिचड़ी है यहाँ। पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, 3 संख्या बताई मैंने, है ना। धनात्मक ऋणात्मक भूल गए क्या? धनात्मक ऋणात्मक पहले बता दिए थे। चलो हटाओ, अब हम लोग आ गए परमेय संख्या पर, सीधा सीधी परमेय संख्या पर आते हैं। देखो, परमेय संख्या रेशनल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन इसको डिनोट करते हैं, पता है कौन चीज से? इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। कैसे? अब क्यू से कैसे याद रखेंगे कि क्यू से ही डिनोट करते हैं, है ना। इसको समझना है। रेशनल नंबर में ये सब जो बना है रेशनल ना, ये बना है रेशियो से, रेशियो से, ठीक है। और रेशियो जो है, वह सब जो रेशियो जो लिया गया है, यह लिया गया है अंग्रेजी का क्वोशेंट से, QUOTIENT, क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट से। तो ये जो क्यू है ना, इसी क्यू के कारण ये क्यू लिया गया क्वोशेंट से, रेशनल नंबर से, रेशियो से लिया गया। रेशियो में का अंग्रेजी और शब्द जो है उसका अंग्रेजी में वो है क्वोशेंट, और क्वोशेंट के क्यू से क्यू लिया गया है। परमेय संख्या को, परमेय संख्या को जो समूह है उसको हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। क्लियर है?
परमेय संख्या रेशनल नंबर क्यू से, बोलो मेरे साथ, परमेय संख्या रेशनल नंबर क्यू से, परमेय संख्या रेशनल नंबर क्यू से, परमेय संख्या रेशनल नंबर क्यू से दर्शाते हैं, परमेय संख्या रेशनल नंबर क्यू से, रेशनल रेशियो से कोसेंट, और कोसेंट से लिया क्यू। क्लियर है? अब क्या है रेशियो, क्या है कोसेंट, चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग इसका एक परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या है कि यदि, अच्छा एक चीज और बताएं, आर से भी इसको हम दर्शाते हैं कभी कभी, कहीं कहीं आर से भी दर्शा देते हैं, छुटका आर से, लेकिन ये याद रखना भैया, आर से कहीं कहीं दिखाते हैं तो ठीक है, आर भी याद रखो, बट ये आपको याद रखना है ना। तो यदि परमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, यदि, तो हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं? ओके, संख्या संख्या आर, या कोई भी संख्या है आर को परमेय संख्या, आप पहले लिख लो फिर समझाएंगे, कहा जाता है। यदि इसे P बाय Q यानी P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है, P के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P, देखो अब यहां पर आप भी मेरे साथ लिख सकते थे, मैं नहीं बताया, लेकिन आप जब परिभाषा लिख रहे हैं तो टाइम है, शॉर्ट टाइम आप लिख लो, अगर छूट जा रहा है तो पॉज करके इसको लिख लो, क्योंकि बाकी जो समझने का चीज़ है, परिभाषा आपको भी याद ही करा देते हैं, फिर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इतना समय जो मैं लिखने बिता रहा हूं ना, आप भी लिख लो, क्या दिक्कत, जहां P और Q क्या है। अब इसको थोड़ा सा भैया अच्छा से समझ लेते हैं, नहीं इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए ना, P और Q है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है ये, है ना। और एक बात यहां कह रहा है, और ये Q जो है ना, इसको भी थोड़ा सा हम अच्छा से लिख दें दूसरे से, Q जो है सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बस यही परिभाषा है। अब यहां समझने क्या है, परमेय संख्या, संख्या आर को या संख्या को, किसी संख्या को परमेय संख्या कहा जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकें, उस संख्या को, नहीं ऐसे भी इसको लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, सारा सही है, समझ होना चाहिए आपको ना। लिखो यहां पर क्या, तो उस संख्या को परमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है, देखो यहां मैंने चर्चा कर चुका हूं, यहां जो बताए थे 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है, ये संख्या कैसे लिखा गया था, भिन्न के रूप में लिखा था ना, बट्टा के रूप में, ऊपर कुछ नीचे कुछ, अंश और हर के रूप में लिखा था ना, भिन्न के रूप में लिखा था ना, वही बात तो यहाँ चर्चा किया मैंने कि इसको P बाई Q के रूप में लिखो, P बट्टा Q के रूप में लिखो, ये होगा अंश, ये हो जाएगा इसका हर, अंश और हर के रूप में लिखना है, तब ये होगा परमेय संख्या। हाँ एक बात और ये ध्यान रखना है कि P बाई Q के रूप में लिखो आप, लेकिन नीचा Q के बदला में P बाई Q के रूप में लिखो, और P बाई Q क्या होगा, तो पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या क्या सब होता है, तो पूर्णांक संख्या तो भाई हम बता चुके हैं ना, पूरा पूरा अंक जिसका हो जाता है, यानी -2 -3 या -1 फिर 0 2 3 4, यही सब पूर्णांक संख्या है। तो P बाई Q जब लिखेंगे
पी बाई क्यू जब लिखेंगे तो पी के बदला में हम 2 लिखें और क्यू के बदला में 5 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। पी के बदला -3 लिखें और क्यू के बदला -6 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक ध्यान रखना, ये शर्त कहता है कि 3 तो लिखा लेकिन नीचे में 0 लिखोगे तो गलती हो जाएगी भैया, ये नहीं होगा। परमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां पी और क्यू क्या है तो पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये सब संख्या हो सकता है। खाली एक बात ध्यान रखना है कि नीचा में जब क्यू लिखोगे ये 0 नहीं डालना, वहां पे ये 0 क्यू वाला में नीचे में नहीं डालना, ऊपर में डाल सकते हो। यही खाली एक ठो रोक है इसमें। बाकी तो जो संख्या आप जानते हो ना, प्लस वाला माइनस वाला 0 सब डाल दो, खाली 0 वाला नीचे नहीं डालना। यहाँ पे आया समझ में ठीक से? परिभाषा रट के रट्टू मल बनोगे, समझ में आएगा तो अपने मन से बोल दोगे ना। किसी भी संख्या को जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो माने q 0 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ये बराबर नहीं, ये चिन्ह जो है ना, नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं, ये तो बराबर का चिन्ह है, इसमें ये कर गया तो बराबर नहीं का चिन्ह हो गया, बराबर नहीं 0 का हो तो पी बाई क्यू ये हो जाएगा परमेय संख्या। क्लियर है? अब बनाओ ना, दुनिया में जितना परमेय संख्या बनाना है तुम लोगों को, 6/7 बनाओ, -9/-4 बनाओ, -3/2, जो बनाना है बनाना। और 0/5 ये भी चलेगा, तो 0 का 5 भाग में तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 भी अपने आप परमेय संख्या ही है। लेकिन खाली 6/0 नहीं कर देना, ये परमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है? ये नहीं हो, केवल यही बचाना है, नीचे में 0 नहीं डालना है, बाकी सभी संख्याएं जो हैं वो परमेय संख्या होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? एक बार रिपीट करें क्या? उस संख्या को जो को परमेय संख्या कहा जाता है, यदि इसे p बाई क्यू रूप में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। लाइन याद करोगे भारी हो जाएगा यार, सीधा समझो ना कि 5/6, 7/8, 4 जो भी बोलते हो ना सारा चलेगा, खाली नीचा में इतना /0 नहीं बोलना। समझ में आ रहा? समझ गए ना? जी हाँ, परमेय संख्या इतना आसान है। अच्छा, इस पर क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा पूछ देता है, इसी में चुटुक्का पूछ देगा, चुटुक्का आप खुद दिमाग लगाओ, खुद समझ जाओगे। देखो क्या समझना का चीज था यहाँ। अब देखो, कहते हैं कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, 5 परमेय संख्या है कि नहीं है। ये कैसे है आप ये समझो। 5 को आप 5/1 लिख सकते हो ना, कोई दुखता नहीं है। खाली 5/0 नहीं लिखने के लिए बोला ना, हम कुछ तो लिख दो। अब 5/1 लिखा तो 5 को 1 भाग बांटे कितना रुपया पड़ेगा हिस्सा? 5 रुपया ना। तब 5 बोलो या 5/1 बोलो, कोई अंतर है क्या? यानी 5 भी परमेय संख्या है। अब -5 तो -5 को भी -5/1 लिख सकते हो, ये भी परमेय संख्या हो गया। यानी दुनिया में आप जो गिनती की संख्या जानते थे, 1 2 3 4 5 6, ये चल ले, ये सारा परमेय संख्या है। ये प्लस वाला था ना, धनात्मक है ना, धनात्मक। अच्छा, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4, ये सब भी ऋणात्मक है, ये भी परमेय संख्या है। समझ रहे हैं? ये सब भी परमेय संख्या है। अब भिन्न वाला जो संख्या था, भिन्न संख्या मतलब बट्टा वाला, यानी p बाई क्यू के रूप में जो होता है भिन्न संख्या, ये भी है परमेय संख्या। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भिन्न संख्या, भिन्न वाली जो संख्या है सब है परिमेय संख्या। माने जब तक जितना जानते हो सारा परमेय संख्या। खाली बचा लेना भैया एक ही चीज कि यहाँ पर लिख देना q इक्वल टू नॉट 0। मैं बार बार ये चीज को बता रहा हूँ, केवल यही एक भदवा है, इसको बचा लिया, बाकी जो बोल दोगे सब परमेय संख्या हो जाएगा। p/q के रूप में होगा, q 0
नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है कि परिमेय संख्या नहीं होगा। एक, धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या, तीसरा भिन्न संख्या, चौथा पूर्णांक संख्या, पांचवा प्राकृतिक संख्या, छठा पूर्ण संख्या, और देखिए ये मैंने 6 बताया ना, 7वां में डाल दिया P बाय Q P इज इक्वल टू, सॉरी इसको P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0। अच्छा ये 7वां है। अब 8वां ये है भदवा, इसी को अब याद समझिएगा तो हो गया। P बाई Q इज इक्वल टू 0। देखिए चुनिए परिमेय संख्या इसमें से कौन नहीं होगा। हमने धनात्मक संख्या बताया, यहां पर परिमेय संख्या धनात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या होगा, भिन्न वाली संख्या परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या तो यही होता है ना, धनात्मक और ऋणात्मक और 0 डाल दो तो वो भी तो पूर्णांक संख्या हो गया ना, परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं? धनात्मक ऋणात्मक 0 डाल दो पूर्णांक संख्या हो गया, ये भी तो परिमेय संख्या है। अच्छा प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 वाला जो खाली है ये भी परिमेय संख्या है। दिखा चुका हूं भैया, ये 5 मैंने कहा कि 5 को मैंने 5/1 लिख सकता हूं ना, तो ये भी तो आ गया ना परिमेय संख्या में, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं इसको भी ना हम। समझ रहे हैं ना? धनात्मक जो भी संख्या है इसमें सारे को बट्टा नीचा में 1 डाल दें, सारा लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या हो जाएगा ना। ऋणात्मक संख्या जो भी है इसके नीचे भी 1 डाल दें, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा ना। पूर्णांक संख्या तो आ ही गया, प्राकृतिक संख्या तो आ ही गया। अब पूर्ण संख्या सब 0 0 सब मिलाकर लिख दिया, पूर्ण संख्या 0 लेकर के लिख दिया, सारा हो गया। तो ये सारा समझ ही गए। P बाई Q में P बराबर 0 हो सकता है, जी हाँ 0/5 लिख दें तो चलेगा, ये प्राकृतिक परिमेय संख्या है। लेकिन 5/0 लिखेंगे ये नहीं ना है, मैंने ये ना कहा था। तो नीचे वाला को तो Q बोलते हैं, तो Q बराबर 0 यहाँ लिखा हुआ है, P बाई Q और P बराबर 0, तो ये तो हो गया ना प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या। केवल P बाई Q और Q बराबर 0 कह रहा है ये होगा। नहीं भैया ये ही गलती है, ये नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। कौन सा? ये ऑप्शन है, ये नहीं होगा। इसका आंसर ये है, ये सारा आंसर परिमेय संख्या का है, अपरिमेय संख्या नहीं होने का आंसर ये है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, Q इक्वल टू नॉट होता है। तब भैया कितना भी घुमाएगा फिराएगा, बस इसी में घुमाएगा फिराएगा आपको, आप इसको ध्यान रखोगे। ओके देखिए अब हम लोग सीख रहे हैं तुल्य परिमेय संख्या। हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जाना, क्या जाना कि परिमेय संख्या होती है भिन्न संख्या। बताओ अब गलती है क्या? इतना लंबा कहानी हो गया। अब मुख्य बात क्या है कि परिमेय संख्या जो होती है वो क्या है, तो भिन्न संख्या होती है।
इसमें कोई गलत है क्या? मैंने 5/6 ये भिन्न संख्या है। हम आपको सीखना है तुल्य भिन्न संख्या। देखो एक परमेय संख्या पर लिखते हैं हम लोग। परमेय संख्या क्या है? 1/2 एक परमेय संख्या है। अच्छा 1/2 को माने हुआ आधा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि मान लो ऊपर में अगर हम 2 से गुना कर दें और नीचे में 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 2 दूना 4। कहने का मतलब यही नहीं हुआ कि 1/2 जो था इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं। आ रही समझ बात? अच्छा यदि हम 1/2 को ऊपर अगर 3 से नीचे भी 3 से गुना कर दें, गुना कर सकते हैं, ऊपर भी करते हैं नीचे करते हैं, कोई दिक्कत है? कोई टेंशन है आपको? नहीं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। क्यों? तो ये लो ना, ये 2 से 2 कट ही गया ना, ऊपर नीचा भिन्न काटना तो आप जानते होंगे ना। तो ऐसा जो दोनों तरफ दे दिया, कभी काटो कट जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पर? तो थोड़ा सा 1/2 का रूप चेंज किया। कैसे कितना चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं, रंग देखते हैं 1/2 का। 1/2 जो है सो नया ड्रेस पहन के आ गया, अब हो गया 2/4। यहाँ भी 3 3 से गुना करना तो नया ड्रेस पहन के आएगा। 1 3 3 और 3 दूना 6, 3/6। ये भी तो 1/2 ये है। नहीं विश्वास होता है? अरे देखो ना, 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी 1/2 हो गया ना। 3 1 3 और 3 दूना 6, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ यार? बैक अब समझे नहीं? 2/4 लिखें या 3/6 लिखें, अब फिर करें क्या? 1/2 को अगर 4 से गुना कर दें तो 4 4 ऊपर से, तो 4 1 4 और 4 दूना 8, यानी 4/8। अच्छा 5/10। अब देखो अपने से कर लो, 6/12, 7/14 और लिखोगे 8/16, 9/18। लिखते जाना, सबको काटेगा 1/2 हो ही जाएगा। तो 1/2 को आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। यही तो है तुल्य भिन्न, तुल्य परमेय संख्या। जिसको तुलना करने पर तुलना में आ जाए बराबर बराबर, वही न तुल्य परमेय संख्या है। इसका परिभाषा याद रखना है। 1/2 को भैया 1/2 को आप 2/4 लिखो, 3/6 लिखो, 4/8 लिखो, 5/10 लिखो, 6/12, 7/12, 8/16, 9/18 लिखना है, लिखो। ये सभी तो तुल्य संख्या है, तुल्य परमेय संख्या है। कोनो 1/2 का निकालना जा सकता है। आप 5/6 को नहीं निकाल सकते हो, इसको भी तुम 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे ना। 5 दूना 10/12, 6 दूना 12 हो गया कि नहीं? फिर करो ना, 5 गुना 3/6 गुना 3, ऊपर नीचा 3 3 से, ऊपर नीचा 2 2 से, जो है सेम चिन्ह से गुना करते जाओ, गुना करके लिखते जाओ। 5 3 15 6 3 18 और देखेगा तो 6 चौका 24 और 5 चौका 20 ना, हाँ 5 चौका 20 और 6 चौका 24। फिर लिखो 5 5 25 और 6 5 30। सब जो है ना ये जितना है सब लिखा गया है 5/6 का है। देखो ना, 5 दूना 2 5 10, 2 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 5 6 5 6 आ रहा है ना, सब आएगा बाबू। तो इसी को कहते हैं तुल्य भिन्न, तुल्य परमेय संख्या। तुल्य परमेय संख्या जो है वो अगर निकालने के लिए कहता है तो बहुत आसान है ना। तुल्य परमेय संख्या निकालने के लिए यदि कहता है, देखो छोटी छोटी बातें भी परीक्षा में पूछ दिया जाता है और कहते हैं कि क्वेश्चन टकराया ही नहीं, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। लो भैया सब पढ़ लो ना, यहाँ पे रिसर्च कर लो ना। 1 साल का समय है ना आपके पास में, आप तो छोटा सा 600 रुपया लगा दोगे, 1 महीने का ट्यूशन फी लगा दोगे आप, पूरा यहाँ रिसर्च करते रहो ना, केवल पढ़ाई करना बाबू। स्कूल में जैसे 8 घंटे की क्लास होती है ना, तो ये समझ लेना कि हमें भी यहाँ समय देना है, तभी आप अच्छा बनोगे ना। आपको 90 पार की जो मैं बात करता हूँ, अब की बार 90 पार, 90% नंबर, तो हर चीज़ को कंप्लीट करोगे तब ना होगा।
और हर चीज़ को जो करना है मैच्योरिटी के साथ भी करना होगा ना। इसलिए ये वीडियोज स्लो है, धीरे है, लेकिन हर बात तो शामिल है ना। एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं ना, एक भी क्वेश्चन रटना तो नहीं पड़ेगा ना। क्वेश्चन आया, आंसर अपने आप डालो। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या में हम लोगों ने सीखा है कि परिमेय संख्या को यदि तुल्य संख्या बनाना हो तो किसी समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करके नई संख्या बनाई जा सकती, नई भिन्न बनाई जा सकती है, और वो सभी भिन्न जो है सो परिमेय संख्या कहलाएगी, और उसी को हम लोग कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ अंतिम जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला? अंतिम निष्कर्ष निकला यहाँ पर कि अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि यह जो भिन्न है, जो मैंने यहाँ लिखा था अभी, जैसे अभी मैंने जो भिन्न सब लिखा, इस भिन्न को अगर हम लोग देखें कि 1/2 जो है वह अद्वितीय भी नहीं है। यानी 1/2 जो एक परिमेय संख्या जो है यह अद्वितीय नहीं है, इसके कई रूप हो सकते हैं। क्या सब रूप है? 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/12 और भी असंख्य हैं। तो यह परिमेय संख्या जो है वह परिमेय संख्या एक भिन्न है जो अद्वितीय भिन्न नहीं है। यह लाइन याद रखने का चीज है भैया। देखिए ऑब्जेक्टिव में छोटी छोटी बातें पूछती है, कुछ भी पूछ सकता है। किताब में जो प्रश्न दिया वही पूछेगा, कोई जरूरी है क्या? नहीं भैया, छोटी छोटी बातें पूछी जाए, क्योंकि आपकी समझ कितनी विकसित हुई ये ना टेस्ट करता है आपका। समझ रहे हैं हमारी बात को ना? वो आपका टेस्ट जो लेता है वो आपकी समझ कितनी बनी है उसका टेस्ट लेता है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको, क्या लिख लें इसको कि परिमेय संख्या का भिन्न अद्वितीय नहीं होता है। मतलब परिमेय संख्या के अनगिनत तुल्य परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलिए हम लोग समझ चुके हैं। अब एक बार बाबू बेटा एक और रिहर्सल कर लो ना, जो पीछे पढ़ा ना उन सारी बातों को एक बार दोहरा लोगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। इसलिए ना कि छोटी छोटी बातों को आपने को घर पे सीखने के बहाने मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, यहाँ सिखा कर छोड़ूंगा आपको। देखो मैंने बताया कि संख्या का 2 रूप, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक होता है प्लस वाला और ऋणात्मक होता है माइनस वाला। क्लियर है ना? आगे हम लोगों ने चर्चा किया था कि संख्या रेखा पर दिखाया था, यहाँ इधर धनात्मक 0 से शुरू करके दाहिनी ओर जाते हैं धनात्मक, अब बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। एक बात बताया। आगे मैंने बताया प्राकृतिक संख्या को होती है, क्या होती है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वो गिनती की संख्या जो आपने पहले जन्म लेते ही सीखा था वो था 1 2 3 4 5 6, यही यहाँ से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। बाद में उसमें ऐड किया आपने 0, तो 0 जो डाल दिया तो अब संख्या सीख लिया आपने, पूर्ण हो गया। तो पूर्ण संख्या होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, 0 को मिलाकर गिनती संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या जो था उसमें 0 डाल दिया तो हो गया पूर्ण संख्या। क्लियर है कि नहीं? अब मैंने बताया कि पूर्णांक संख्या यानी संख्या पूरा संख्या आप लिखो, प्लस वाला भी लिखो धनात्मक, और माइनस वाला भी लिखो ऋणात्मक, और 0 जो था उसको भी लिखो ना, हो जाएगा यह पूर्णांक संख्या। यही बातें मैंने बताया था।
आज चलते चलते एक और अब कुछ कुछ बातें बताया था कि प्राकृतिक संख्या को n बोलते हैं या n लिया नेचुरल नंबर से, होल नंबर पूर्ण संख्या को कहते हैं, इसमें w लिया होल नंबर से, लेकिन पूर्णांक संख्या इंटीजर होता है अंग्रेजी में, लेकिन इसका लिया मैंने z। ये z जो लिया सो जेहलन के नाम पर लिया था, मैंने इसकी चर्चा किया था, है ना। जेहलन z से लिया था, जो कि जर्मन का था ना, ये जर्मन की चर्चा हो रही थी, जर्मन के लोग जो थे ना, जर्मन की चर्चा मैंने किया था। ठीक है, चलिए। और उसी में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बता कि शून्य दिया ब्रह्मगुप्त ने, भारत ने ऋणात्मक चिन्ह दिया भारत ने, लेकिन उसको विकास करके ना पूर्णांक संख्या में शामिल किया था जर्मन ने। ठीक है, चलो इन सब संख्याओं के बाद हम पहुंचे थे कहाँ पर, परमेय संख्या पे। असली तो चैप्टर में खेल खेलना था परमेय संख्या का ही हमें। तो परमेय संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं क्यू से, आर से भी नोट कर लेते हैं। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं, उस संख्या को परमेय संख्या कहा जाता है जिससे लिखना चाहिए, यदि इसे पी का क्यू में लिखा जाता है, जहां पी और क्यू क्या है तो पूर्णांक है। और ध्यान रखने की चीज ये है, क्यू 0 नहीं होगा। क्लियर है ना जी, भिन्न के रूप में होगा लेकिन 0 नहीं होगा। परमेय संख्या क्या सब हो सकता है, तो परमेय संख्या भिन्न के रूप में होगा, खाली नीचे में हर जो होता है ना वो 0 नहीं होगा। अंश ऊपर वाले, हर नीचे वाले को कहते हैं, तो हर 0 नहीं होगा, बाकी सब संख्या चलेगा। जैसे 1 2 3 4 धनात्मक संख्या ये भी चलेगा, परमेय संख्या है। माइनस वाला संख्या जो है ये भी है, 0 ये भी है चलेगा, लेकिन नीचे हाँ ये भी चलेगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या थी, सॉरी परमेय संख्या है। खाली 0 के बदला में नीचे में 0 नहीं 1, समझ रहे हो ना। हाँ, भिन्न संख्या p बाई क्यू के रूप में होगा, केवल 0 नहीं होगा। अब इस पर जो कुछ घुमा घुमा कर जो भी प्रश्न आएगा, इसका निचोड़ भैया यही है कि परमेय संख्या धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, भिन्न संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, p बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ p ऊपर वाला 0 हो सकता है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला 0 है ना, 0 ऊपर वाला है ना, ये भी हो सकता है। खाली नीचा वाला 0 वाला जो बताया ना, यही गलती कर दिया। यहाँ पर ये माइनस, यहाँ कटिंग का चिन्ह होना चाहिए, कट्टी का। इसको यदि आप समझ लिया ना, नहीं होगा। यहाँ पर चिन्ह अगर होता तो काट देता, नहीं होगा। आप यहाँ काम करो भैया, सुनो, अब मैं आपको इसको यहाँ कह रहा हूँ कि अब इसको आप मिटाइए लो ना, क्या दिक्कत है, हटाओ, है ना, हटाओ, चलो हेलो। अब परमेय संख्या होगा क्या, सारा होगा, ये भी होगा, चूंकि यहाँ तो कट दिया है, 0 नहीं होना चाहिए, खाली p बाई क्यू रहेगा, लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। अब इसको ध्यान रख लोगे, बाकी सब सवाल अपने आप बन जाएगा। क्लियर है, चलें अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग परमेय संख्या, दो परमेय संख्याओं के, दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके दो विधि है, दो परमेय संख्याओं के बीच का परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दो विधि है, ये भी ध्यान रखो, दो विधि मैं बताऊंगा, है ना। हाँ, इसके दो विधि हैं, दोनों विधि की हम लोग चर्चा करेंगे। दो विधि, दो विधि। अब पहले तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए परमेय संख्या हमने बताया था कि 1 और 2 दोनों परमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच मान के चलते हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात
करें। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या, 1 और 2 में बीच में 5 वो परमेय संख्या भिन्न संख्या छुपा हुआ है, अनगिनत संख्या है छुपी हुई है। ये बात आप नोट कर लो, किसी परमेय 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या छुपी हुई है। इसे मैं फिर लिखूंगा आगे, समझ रहे हैं ना। 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्या छुपी हुई है। ठीक, अब हम कैसे 5 हम निकाल के देखते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एक पहला विधि हम लोग शो करते हैं। देखिए, 1 और बीच के बीच में इसका आधा तो होगा। जैसे फर्स्ट विधि, पहला विधि, क्या है कि इसे 1 और इसके बीच में 2 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। कितना होगा बोलो? 1 और 2 3, और 3 को 2 से भाग, 3/2। एक ये हो गया। अच्छा, इसके बीच में एक ठो मिल गया। अब ये बताइए, अब यहाँ समझिए कि 1, अब इसके बीच में आ गया 3/2 और फिर आ गया 2। अब ये तो बीच में आ गया, इसके बीच में भी तो कोई संख्या होगा ना, या इसके बीच में भी तो कोई संख्या होगा। इसके बीच में निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और फिर 2 से भाग दो। कर लेंगे, कर सकते हैं। फिर देखिए, यानी 1, यहीं से निकालते हैं, 1 और जोड़ 3/2 अब भाग इसका 2, यही ना। तो ये जोड़ करेंगे कितना होगा? भिन्न का जोड़ करते हैं तो 2 नीचे से भाग देंगे, 1 यहाँ कुछ नहीं, 1 मानेंगे तो 2 बार में 2 और 1 2, और ऊपर में फिर 3, 2 1 2, 1 1 3 3, यानी 5/2। अब देखिए, एक और संख्या मिल गया ना, 5/2। कहने का मतलब अब क्या है कि 1 और 2 के बीच में अब तक हमको मिला था संख्या 3/2, अब एक और मिल गया, कितना? 5/2। और लाना है तो और लाइए ना, 5/2 है ना, 1 अजोर 5/2 में फिर 2 से भाग दीजिए, इसको जोड़ करिए, 2 एलसीएम होगा इसका। नीचे वाला ये भिन्न का 2 है, ऊपर वाला ये 1 के नीचे में 1 मानते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 2 में 1 से भाग दिया तो 2 बार में, 2 को 1 से गुना किया तो 2, अब प्लस यहाँ 2 1 2 1 5, यानी 7 सॉरी यहाँ गलती हो गया भैया। देखो, ये 2 तो ऊपर का था, ये नीचे वाला 2 तो छूट ही गया ना। 5/2 और फिर इसमें 2 से फिर भाग होगा इसका, है ना। तो यानी 2 5 कहने का मतलब ये है कि 5/2 और 2/1 नहीं, ये भिन्न में है तो मतलब भाग में है, तो भाग का भाग हो गया, तो 2/1 मान के चलते हैं, 2/1 चलते हैं। अब इसको हम लोग गुना में पलट लेंगे। गुना करने में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे हो जाता है, पलटी मार देता है। ये सब पहले ही चीज समझ चुके हैं आप लोग। 5/2 गुना 1/2, अब क्या होगा? अब ये होगा 5 1 5 2 दूना 4, 5/4। तो यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ हमको ठीक करना होगा। यहाँ 2 के बदला में यहाँ हो जाएगा 4, जी हाँ 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ हम लिख रहे थे कि 1 और 2 के बीच में जो संख्या है वो। अब यहाँ देखिए, ये 7/2 हो गया और फिर बट्टा ये 2 है ना, तो फिर इसी तरह से 7/2। अब भागा का मतलब गुना करते हैं, उलट देते हैं एक बार, तो 2/1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से 7/4, यानी 7/4। और करो, अभी तो 3 ही मिला है, 5 निकालना है भैया, निकालते जाना। 1 जोड़ 7/4। देखो, इसमें थोड़ी गलती हो गई है, जब ये 5/4 है ना, तो ये 5/2 लिखा गया तो गलती हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा हम लोग रिमूव कर लेते हैं, यहाँ मिस्टेक है। विधि तो ऐसे समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब ये 5/4 है तो 1 आने, यानी 1 और 5/4 का भागा देना था 2 से, तो ये 1 जोड़
अति 4 हो जाएगा ना, नीचे 4 एलसीएम आएगा, ये नीचे में तो 2 है, 4 एक आए 4 आप प्लस यहाँ 5, यानी 9/4 भागा ये 2, तो 9/4 भागा बदले गुना में तो 1/2, यानी 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा 5/9, ये हो गया 9/10। तो ये जो था हमारा संख्या, ये था मेरा, इसको मिटा के लिखो भाई, ये संख्या था मेरा 9/10। तो आप समझ गए होंगे हर बार क्या करना है ना, आपको दोनों संख्या लेनी है, उसको बीच में दोनों को जोड़ के 20 से भाग देनी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 क्या 1 करोड़ संख्या कहा जाए तो निकालते जा सकते हैं। केवल 1 और इस दोनों को जोड़ो और बीच में भाग दो, यानी 2 चीरा मार दो। किसी चीज का आधा करते हो ना, ये पेन है, इसको तोड़ना है, आधा तोड़ दो, फिर इतना बचेगा, फिर इसको आधा तोड़ देना, फिर ये बचेगा, फिर यहाँ से आधा तोड़ देना, फिर यहाँ बचेगा आधा तोड़ना, इतना तोड़ना, तोड़ते जा, इतना कण बनेगा ना, उसको भी तोड़ोगे और छोटा, उसको भी तोड़ोगे और छोटा, उसको भी तोड़ोगे और छोटा, होगा क्या? कुछ बातें ऐसी होगी ना जिसको गिन भी नहीं पाओगे आप, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, जिसको गिन नहीं सकते, अब गणना नहीं कर सकते, सही मान नहीं प्राप्त कर सकते, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं बॉस। जी हाँ, अभी हम लोग यहाँ समझे थे दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए, तो उनके लिए यह विधि याद रखना है। पहला विधि क्या है कि दो संख्याओं जो दी हुई है दोनों को जोड़ो और बीच में 2 से भाग दो, एक चीरा निकल गया, यानी एक, ये 3/2 निकला। और करना है तो इस दोनों को फिर जोड़ो और 2 से भाग दो, ये प्राप्त हो गया। फिर इसको जोड़ो, 1 और 4/5 को जोड़ो, 5/4 को जोड़ो, 2 से भाग दो। अब फिर क्या करना, 1 और जोड़ 9/10, 1 जोड़ 9/10 को जोड़ो और 2 से भाग दो, फिर निकल जाएगा। क्लियर है ना? यह एक विधि हुआ। क्लियर? आगे अगला दूसरा विधि देखते हैं। दूसरी विधि क्या है? मुझे तो दूसरी विधि थोड़ी आसान लगता है। दूसरा विधि वो थोड़ा सा उसको हम लोग समझना होगा। देखो, हमें अगर ये 1 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसा करें कि 1 और 2 को जो है, हम जब परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें कहा जाता है तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं कही जाती है पहले उसको देखना है। तो सवाल में कहा है 5 निकालना है, 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो ऐसा करो ना, 5 में 1 जोड़ दो ना, 6 हो गया ना। अब इस 1 को देखो, भारी नहीं है, 1 को 6 पुराओ। कैसे पुराओगे? 6 पुराओ, नहीं पुरा पाएगा। 1 को 6 कैसे पुराएगा? देखो, 1 को 1/1 लिखेंगे, इसको 6 से गुना, इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 6/6 हो गया। 1 को 6/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है? अच्छा, अब देखो 2 है, इस 2 को भी ऐसा करो ना कि नीचे में 6 पुराओ ना, यहां पर ऊपर जो हो जाए, हर को 6 पुराओ। देखो 2 है तो अगर नीचे 6 पुरा लेना है, 6 लाना है, तो ऊपर में कितना से गुना करना होगा? 12 से। 12 यानी 6 से जितना नीचे से करें उतना ऊपर से करेंगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं कुछ कर सकते। यहाँ 6 दिया, ऊपर 6 नीचे भी दिया, यहाँ भी 2 को 6 दे दिया, ये क्या हो गया? 6 दूना 12/6 हो गया। तो 2 को लिख सकते हैं 12/6 और 1 को लिख सकते हैं 6/6। अब देखो ना, तुम बहुत कुछ निकल जाएगा भाई, अपने आप निकल गया। 6/6 और यहाँ लिखो 12/6। तो 6/6 और 12/6 के बीच में क्या सब हो सकता है? देखो तो 7/6 नहीं हो सकता है, 8/6 नहीं हो सकता है, 9/6 नहीं हो सकता है, 10/6 नहीं हो सकता है, 11/6 नहीं हो सकता क्या? ये सारा 1 2 3 4 5 ऊपर में संख्या निकल गया। ये हल्का है कि नहीं है?
वहाँ बहुत जोड़ घटाव करो 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ घटाव करो 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ घटाव करो 2 से भाग दो करते थे। यहाँ केवल 6 5 को मांगा ना तो 6 बना दिया एक को, यानी नीचे में 6 यहाँ भी पुराया, नीचे में 6 पुरा दिया। 6 क्यों पुराया सो आप देख रहे होगे। 6 के बाद देखो ना 7 8 9 10 11 12 पुराना था, इसीलिए ना ये 6 पर तो 12 पूरा, तो 6 और 12 के बीच का 5 तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, बस यही तो टिक था इसका, हो जाएगा। इतनी संख्या निकली। अब एक्चुअली में इसको यदि हम लिखें तो अब क्या होगा, देखो 1 और 2 की संख्या कह रहा था, तो 6/6 एक्चुअली 6/6 तो नहीं है, ये तो कट के, ये तो तुल्य परिमेय संख्या न है, 1/1 यानी 1 है। अच्छा 1 और 6/7 तो रहिए जाएगा। अच्छा ये 8/6 जो है, ये 2 चौका 8 और 2 तिया 6, ये तो 4/3 है। अब ये देखो 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो ये 3/2 है। ये है 5 दूना 10, सॉरी 5 से नहीं 2 से, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, यानी 5/3 है। आइए 11/6 नहीं कटेगा, ऐसे ही है। और ये 6 1 6, 6 दूना 12, यानी 2/1 यानी 2 ही है। 1 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं, फाइनली तो आंसर ये न होगा इसका। अच्छा एक चीज बताओ कि अब देखो हमने यहाँ जो निकाला परिमेय संख्या 1 और 2 का बीच निकला 3/2, 4/5, 9/10। यहाँ जब निकालने लगे, यहाँ निकाले तो हो गया 6/7, 4/3, 2/3, 3/2। क्या को मिला इसमें, ये एक ठो संयोग से ये मिल गया 3/2। देखो यहाँ पे 3/2 होगा, 3/2 है। बाकी एको को मिला क्या है, एको को नहीं मिलता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इसके बीच में जो संख्या है ना, इसका गिनती थोड़े ही है। ये 5 ठो बोला हमको, तो 5 ठो वाला नियम हमने लगा दिया भैया, ये 6 पुरा दिया। आज यदि यहीं पर कहता कि 5 7 को निकालिए, तो 7 1 8 पुरा देते हम इसको ना, 1 को बना देते 1/1 गुना 8 गुना 8, यानी 8/8 हैं। और 2 को कर देते 8 पुराना था, इसको 8 से ऊपर भी किया, 8 से इसको भी कर देता, तो 16/8 ये भी हो गया। अब लो ना 8/8 और 16/8, इसके बीच में कितना संख्या लिखोगे, लिखते जाओ ना भैया। 9/8, 10/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8। ये कोई ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी तो एक, यह भी तो 1 और 2 ही है। ये 8 1 8 1 1, 8 1 8, 8 दूना 16, 1 और 2 के बीच में हो गया। तो ये जब भी काट के लिए 9/8, ये होगा 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, यानी 5/4। समझ, ये 11/8 ऐसे ही रह जाएगा। ये 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी 3/2। अब ये 13/8, ये 14/8 है, तो 2 सत्ते 14, 4 यानी 7/4, 15/8 ऐसे ही रह जाएगा, है ना। ये भी तो 1 और 2 के बीच में ये संख्या ये सब परिमेय संख्या था। ये भी तो परिमेय संख्या है। यहाँ भी बनाया, यहाँ भी तो ये परिमेय संख्या है। अब सोचो, क्या सोचो, हम जो बताए थे कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। यही बात ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर वाला में। अच्छा ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में, 1 नंबर में भी 2 नंबर में, कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। 1 और 2 परिमेय संख्या है क्या, अगर है तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल दीजिए। विधि कोनो लगाओ ना, विधि थोड़े कहेगा ये विधि वो विधि लगाओ, विधि कोनो लगाओ, आप निकाल दो खाली। हमने बताया 2 विधि है। ये 2 विधि याद करने का विधि नहीं है, ये फाड़ने का विधि है। भैया इस कलम को 2 भाग में तोड़ दो, दूसरा भाग देना मतलब 2 भाग में तोड़ना, फिर बचेगा इसको फिर 2 भाग में तोड़ना, फिर बचेगा फिर 2 भाग में तोड़ना, फिर तोड़ना, तोड़ते 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 जितना छोटा करते हैं। वही काम तो पहली विधि में हमने किया था। क्या सही करें कि नहीं करें,
देखो ना, 1 और 2 के बीच में 1 और 2 को जोड़ा, 2 से भाग दिया। जो बच्चा आया 3 बटा 2, तो 1 आ 3 बटा 2 के बीच में भाग दिया। इसे निकालते हैं ना। दूसरी विधि की चर्चा मैंने किया। दूसरी विधि में क्या किया कि 5 कहता है तो 1 जोड़ दो, 6 पूरा लिया। अब किसी तरह से 6 उस संख्या को पूरा दो तुम खाली, बस। और अगर 6 पुराया पहली को, तो दूसरों को भी उतना ही से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, वो भी कुछ ना कुछ पुर जाएगा। अब देखो ना, उसके बाद जगह खेल जो है, क्लियर है? क्लियर खेल की नहीं क्लियर है? आप कर लोगे ना। फाइनली हमें यहाँ क्या प्राप्त करना था? हमें प्राप्त करना था एक लाइन जो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से होता है महत्वपूर्ण। क्या? कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, इसको आपको नहीं कर पाए तो अनगिनत भी कर सकते हो। परिमेय संख्या होते हैं, बस यही चीज तो मेन सीखना था यहाँ। कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, अपरिमित मतलब जिसको माप नहीं सकते हैं। कितना माप होगा भैया? बहुत होगा। तो अनगिनत अपरिमेय संख्या, अपरिमित परिमेय संख्याएं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में होती है। क्लियर है? अब हम लोगों को इतना बेस बन गया है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 से जहां से भी सवाल पूछा जाएगा परिमेय संख्या से संबंधित, सारा जवाब हम लोग दे सकते हैं। बाबू समझ रहे हो? सारा जवाब हम लोग दे सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग अभी एक्सरसाइज पर। बिल्कुल हमें एक्सरसाइज पे आप काम करना है। ओके।